नमस्ते दोस्तों। तो हम आ चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 के चैप्टर 8 तक। काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें चैप्टर्स ज़्यादा हैं। हालांकि कुछ चैप्टर्स रहेंगे, 2 से 3 चैप्टर्स जो पूरी तरीके से न्यूमेरिकल रहेंगे, तो उनकी थ्योरी मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है। अभी आपके थियोरेटिकल वीडियोज़ ही अपलोड हो रहे हैं। जो न्यूमेरिकल वीडियोज़ हैं वो 2 से ढाई महीने बाद अपलोड होंगे, क्योंकि अभी मुझे 12th के भी थ्योरी वीडियोज़ बनाने हैं। पैरेलल में आपके साइकोलॉजी के वीडियोज़ भी आपको मिलते रहेंगे क्लास 11 12 के इसी चैनल पर। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, न्यूमेरिकल्स के लिए मुझे अलग सेटअप करना है। वो मैं इस पे नहीं कर सकता, क्योंकि अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स के कुछ सॉल्यूशंस बहुत ही बड़े होते हैं। उनके वीडियोस लंबे भी जा सकते हैं, तो उन्हें शॉर्ट करने के लिए भी कुछ तरीका मुझे करना पड़ेगा। और चूँकि मैंने पहले केवल ऑफलाइन ही पढ़ा है, तो इसीलिए ये सब सेटअप बनाने में मुझे थोड़ा सा समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, चैप्टर नंबर 8 पे। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स किसी प्रोडक्शन में। लेकिन प्रोडक्शन में ये जो फैक्टर्स हैं, इन पे आप क्या करते हो? खर्चा करते हो कि नहीं? मशीन खरीदते हो तो क्या करते हो? उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। और जब आप लेबर या रॉ मटेरियल जैसी चीज़ों पे खर्चा करते हो, तो क्योंकि वो वेरिएबल फैक्टर है, तो उसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। तो वही यहाँ हम पढ़ेंगे। ठीक है। लगभग मिलता जुलता चैप्टर आप पाओगे कि है, लेकिन थोड़ी चीज़ों में फ़र्क मिलेगा, क्योंकि जो इनके ग्राफ्स होंगे वो थोड़े अलग होंगे। सबसे पहले, in order to produce goods, a firm needs inputs. Broadly, there are 2 types of input: factor input and non-factor input. जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप ये हम बोलते हैं, तो इसमें रॉ मटेरियल वगैरह तो कहीं आते ही नहीं है, जो कुछ गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़रूरी है ना? तो ये जो प्रोड्यूसर है, ये जब ये सारे फैक्टर्स पे खर्चा करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है। दोनों मिला के, मतलब कि नॉन फैक्टर और फैक्टर। और जो खर्चे हैं वो भी एक्सप्लिसिट भी हो सकते हैं और इम्प्लिसिट भी हो सकते हैं। आगे पढ़ेंगे हम कि क्या क्या है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। देखिए, अब सारे इनपुट्स खरीदने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और अपना बिजनेस चलाने जा रहे हो, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके पास पहले से, जैसे कि मार्केट से वर्कर्स को हायर करने के बजाय कुछ शॉपकीपर्स क्या करते हैं? अपने घर वालों को ही अपने शॉप पे लगा देते हैं। कुछ अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था एक, कि एग्रीकल्चरल लैंड में जब बहुत ज़्यादा सीज़न पीक पे होता है और आपको बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, तो कई बार आप अपनी पूरी फैमिली को ही लगा देते हो। तो ऐसे केस में क्या है? घर से लेबर ले आए। ठीक। तो क्या हो जाएगी? इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपने पास से लगाई हुई कॉस्ट। ठीक। और एक्सटीरियर है, बाहर से लगाई हुई कॉस्ट एक्सप्लिसिट कहलाती है। एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं। जैसे एक प्रोड्यूसर है, वो कहीं लीज पे या रेंट पे लैंड लेने की बजाय अपना खुद का लैंड यूज़ कर रहा है, अपने खुद की बिल्डिंग को यूज़ कर रहा है अपने बिजनेस चलाने के लिए। तो क्या है? ये सेल्फ ओन्ड इनपुट्स हैं। इसकी केवल एक्सपेंडिचर एस्टिमेट की जाती है। ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट निकालने के लिए, क्योंकि हमें तो टोटल कॉस्ट जाननी है क्या क्या खर्चा है। और इसने घर से लगाई तो इसमें थोड़ी हम उसे गिनेंगे नहीं, है ना? और हाँ, कॉस्ट हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के उसमें मेजर की जाती है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि जो चीज़ हमने जाने दी उसकी कीमत। ठीक है। जो कॉस्ट निकल गई, रह गई पीछे, उसकी कीमत ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने अपना लैंड जो है बिजनेस में लगा दिया, आप उसे रेंट पे उठाते, भाई आपको बिजनेस में 20,000 का फायदा दे रहा, लेकिन आप उसे रेंट पे उठाते तो शायद 20,000 ना मिल रहे होते, शायद 15 ही मिल रहे होते। तो इसीलिए हम कॉस्ट उसकी 15 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट जो है इकोनॉमिक्स में हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज था उसका, उसकी कॉस्ट, है ना? ये तो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन। तो इसको ही हम नोट करते हैं, इसे ही हम ऐड करते हैं। ठीक। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप पढ़ेंगे। ठीक। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की देखिए डेफिनेशन फिर से आगे, रिफर्स टू द टोटल सेक्रीफाइस मेड in terms of explicit और implicit cost for producing a given level of output। एक level of output को बनाने के लिए जो भी हमने sacrifice किया, उससे बहुत opportunity cost है। अब आती है सेलिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट। भाई ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वो एक बार बन गई तो बस हमारे खर्चे ख़त्म। फिर इसको मार्केट तक पहुंचाना, इसे बेचना, इसका एडवर्टाइजमेंट करना ताकि लोग ज़्यादा खरीदें, ऐसी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी बहुत सारी आती है।
उसे हम क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, एक फैक्ट्री खोलना, उसमें मशीनें लगाना, उसमें लेबर लगाना, ये सब क्या है, ये है प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन इस बिजनेस को चलाने के लिए एक ऑफिस खड़ा करना, उसमें परमानेंट एम्प्लॉयज लगाना, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करना, ये सब क्या है, सेलिंग कॉस्ट। ठीक, हम बात करते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट एंड शेप ऑफ कर्व्स। जब शॉर्ट रन में हम बात कर रहे हो तो ये सब कॉस्ट, ये सब जो आइटम्स है ना, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इनके कर्व कैसे बनते हैं। सबसे पहले आती है फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए, फिक्स वेरिएबल्स में जो लगेगी वो फिक्स कॉस्ट, और वेरिएबल फैक्टर्स में जो लगेगी वो वेरिएबल कॉस्ट। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि क्या फिक्स फैक्टर होते हैं, क्या वेरिएबल फैक्टर होते हैं, उनका क्या मायने होता है। तो इसे में दोबारा दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग पे फिक्स कॉस्ट होगी, क्योंकि एक बार ले लिया तो ले लिया, मशीन या प्लांट बनाने के लिए। ठीक, परमानेंट स्टाफ जो काम करता रहेगा, चाहे प्रोडक्शन हो रहा हो, ना हो रहा हो, कम हो रहा हो, ज़्यादा हो रहा हो, उनकी सैलरीज। लाइसेंस फ़ी, हम ये बिज़नेस चालू करने जा रहे हैं, इसका लाइसेंस लेने की फ़ी लगी है, ये सब क्या है, फिक्स कॉस्ट है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वो हमेशा वही रहती है, चाहे आप कितना भी प्रोडक्शन करो। तो देखिए, आउटपुट चाहे 1 हो, चाहे 0 हो, चाहे 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो, हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो टीएफसी का कर्व कुछ कुछ ऐसा रहता है। अब सोचो कोई आपसे कहे कि भाई नहीं, हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट चाहिए, आगे हम पढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैं यहीं से बताना चाह रहा हूँ आपको। तो आप क्या कहोगे, भाई 10 डिवाइड बाई 0 ऊपर ही रहा, 10 डिवाइड बाई 1 10 पे रहा, यहाँ कहीं से शुरू होगा, यानी कि इनफाइनाइट को तो हम ग्राफ में प्रोड्यूस कर नहीं सकते। फिर सेक 10 डिवाइड बाई 2 5 हो गया, ठीक, 10 डिवाइड बाई 3 3.33 हो गया, 10 डिवाइड बाई 4 2.5 हो गया। तो कुछ कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा आपका एएफसी का, लेकिन ये यहाँ से शुरू नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड बाई 0 इनफाइनाइट होता है और उसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो कहीं बीचों बीच से स्टार्ट होता है 1 यूनिट से और ऐसे जाता है नीचे, क्या, एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट। आगे पढ़ोगे तब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ये ऐसे था। ठीक है, आते हैं वेरिएबल कॉस्ट पे, जैसे रॉ मटेरियल। जब आप प्रोडक्शन करोगे तभी तो खरीदोगे। कैजुअल वर्कर्स, ये आप तभी बुलाओगे जब आपको प्रोडक्शन कराना होगा। बिजली भी तभी खर्च होगी जब मशीनें चलेंगी। और वियर एंड टीयर एक्सपेंसेस, बहुत सारी चीज़ें इसमें वेस्ट होने लगती हैं जब बना रहे होते हो आप तो। ठीक, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो पे जीरो रहता है और फिर बढ़ते यूनिट्स के साथ बढ़ता रहता है। ठीक, रेट अलग अलग हो सकता है पर बढ़ेगा ज़रूर। तो टीवीसी कुछ कुछ ऐसा बन गया आपका। ठीक है, बेबी सा कहीं एक जगह आ रही थी जहाँ वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर मैक्सिमम आउटपुट हो रहा था, उसके बाद अलग अलग रेशियो। ठीक, तो आपका टीवीसी बन गया। अब आप सोचो, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, जब ये वाली चीज़ ऐसे आती है तो ये वाली चीज़ कैसे जाएगी, ये भी घटेगी, है ना, बहुत नीचे आ जाएगी। तो एबीसी का कुछ कुछ ऐसा ही रहता है। ठीक, डिफरेंस आप पढ़ेंगे फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में, वही डिफरेंस रहेगा जो फिक्स वेरिएबल और वेरिएबल फैक्टर में था, सॉरी फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में। अब शेप देखिए आप, जब टीएफसी इतना है तो टीवीसी में उतना हर बार ऐड होता रहेगा, जैसे 10 है यहाँ पे, देख रहे हैं आप, टीएफसी क्या है, 10 है। तो जब ये 0 होगा तो ये 10 होगा, जब ये 10 होगा तो ये 20 होगा, ये 20 होगा तो ये 30 होगा, मतलब 10 ज़्यादा रहेगा हमेशा, क्योंकि टीसी क्या है, इन दोनों का सम ही तो है। तो इसी के पैरेलल ये, इस टीवीसी के ही पैरेलल ये भी जा रहा है, लेकिन कितना गैप बना के चल रहा है, नहीं गैप बना के चल रहा है जितना टीएफसी है, क्योंकि इसी का एडिशन करना हो रहा है हमें। ठीक, देखिए एवरेज कर्व के वो आ गए, एवरेज कॉस्ट के कर्व आ गए, टीसी बाई क्यू, टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी। और एवरेज कॉस्ट भी क्या होगा, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो एवरेज कॉस्ट भी क्या होगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, है ना। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट बाय क्यू, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय क्यू, जितनी क्वांटिटी है उससे डिवाइड कर दिया। ग्राफ कैसा बनेगा देखिए, एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसा बनता है। ठीक, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कैसा बन रहा है, ये देखिए, कुछ कुछ इस तरह से लाइन जा रही है एवरेज फिक्स कॉस्ट की। ठीक, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की ऐसी जा रही है, एवरेज कॉस्ट इन दोनों का सम है तो इसलिए ऐसे जाएगा, थोड़ा ऊपर।
यहाँ कुछ भी स्ट्रेट लाइन या पैरेलल लाइन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, क्वांटिटी तो लगातार बदल ही रही है। तो जब एक चीज़ बदलेगी और उस पर आपकी कोई चीज़ डिपेंड रहेगी तो वो भी बदलती रहेगी, है ना, चाहे वो फिक्स्ड ही क्यों ना हो नाम से। मार्जिनल कॉस्ट और एमसी कर्व। देखिए एमसी क्या है? डेल्टा टीसी बाय डेल्टा क्यू, मतलब कि जितनी यूनिट चेंज होने के साथ जितना टीसी चेंज हुआ, टोटल कॉस्ट चेंज हुआ, उसका डिवीजन। देखिए यहाँ से 10 से 20 हुआ, यहाँ 0 से 1 हुआ, तो एक यहाँ का चेंज है और यहाँ पर 10 का चेंज है, तो 10/1 क्या हुआ? 10। फिर यहाँ 8 का चेंज है या फिर 1 का ही चेंज है, तो 8/1 क्या हुआ? 8। इस तरीके से, ठीक है, आपका मार्जिनल कॉस्ट निकलता है। मार्जिनल कॉस्ट का कुछ कुछ ऐसा होता है, जब आप बनाओगे उसको, इन सारे नंबर्स को पॉइंट आउट करोगे 10, 8, 6, 4, 4, 6, 8, 16, तो कुछ कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा इनकी हाइट एक जैसी लग रही है बट एक जैसी नहीं होती, ये थोड़ा सा ऐसा रहता है, ठीक। आगे सही हो जाएगा किसी न किसी और ग्राफ में जहाँ एमसी का ग्राफ होगा। इसको वेरिएबल कॉस्ट ही कह सकते हैं क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो चेंज होती नहीं है। तो जितना भी, हाँ, इसमें एम ए सी एम वी सी ये सब नहीं होता, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट ही वेरिएबल कॉस्ट है। जितना वेरिएबल कॉस्ट बदलता है उतना ही मार्जिनल कॉस्ट आ जाता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो बदलता नहीं है, ठीक। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट एमसी के नीचे देख रहे हैं, अब यहाँ पर ऊपर हो गया वाला पॉइंट इसका। अब एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच में रिलेशन देखिए। टोटल कॉस्ट जब 10 था तो इनफाइनाइट था, क्योंकि किसी को 0 से डिवाइड करो तो इनफाइनाइट हो जाता है, इसे प्रेजेंट नहीं कर सकते। 20/1 इज 20, और चेंज कितने का है? 10 का, तो 10 यहाँ आ गया। फिर 28/2 इज 14, यहाँ 2 हो गया ना। लेकिन 20 से 20 में चेंज कितने का है? 8 का। हमने यहाँ सारे ग्राफ बना दिए, एक एम सी का ग्राफ है, एक ए सी का ग्राफ है ना, ए सी एम सी का रिलेशन। देखिए व्हेन ए सी फॉल्स एम सी इज लोअर देन ए सी, जब ए सी गिर रहा होता है तो एम सी उसके नीचे होता है। सेकंड, यहीं पे देख लेते हैं। व्हेन ए सी इज राइजिंग, व्हेन ए सी इज राइजिंग एम सी इज ग्रेटर, जब ए सी बढ़ रहा होता है तो एम सी उसके ऊपर होता है। देखिए व्हेन ए सी इज कॉन्स्टेंट, जब ए सी कॉन्स्टेंट था, देखिए यहाँ पे आके ना नीचे, तो एम सी ए सी बराबर हो गए थे। ये पॉइंट का कोई खास मतलब नहीं है कि जहाँ पे एम सी काट रहा है एसी को वो एसी का लोएस्ट पॉइंट है, ये उसके लेफ्ट से शुरू हो रहा है हमेशा, एम सी हमेशा एसी के लेफ्ट में रह रहा है। ये इतना कोई बहुत खास पॉइंट नहीं है आपका। देखिए यहाँ पे भी आप, इन्होंने 3 ही पॉइंट बनाए हैं। थर्ड, अब टी सी एम सी की बात करते हैं, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो एम सी अगर हमने फिर से देखते हैं ऐसा बन रहा है, और टी सी कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है। तो जहाँ लोएस्ट पॉइंट है एम सी का, वही टी सी क्या है? चेंज हो जा रहा है, इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीजिंग रेट पे चला जा रहा है। अप टू पॉइंट क्यू टीसी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट बिकॉज एमसी इज डिक्रीजिंग, क्योंकि ये घट रहा था। बियॉन्ड पॉइंट क्यू टीसी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, क्यों? क्योंकि एमसी इज इंक्रीजिंग। एट पॉइंट क्यू टीसी स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, भाई इससे चेंज हो जाता है ये, क्योंकि एमसी अपने लोएस्ट पे आ जाता है, एमसी सबसे नीचे रहता है वहाँ पे। चलिए इसी के साथ चैप्टर 8 आपका खत्म होता है। मिलेंगे अगले चैप्टर पे, चैप्टर 9 पे। और जहाँ तक इसमें 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 2-3 तो एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे, जिसमें थ्योरी ही थ्योरी रहेगा, सॉरी जिसमें न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल रहेंगे। ऐसे 2-3 चैप्टर हम एक ही वीडियो में कवर कर देंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल वीडियो आपके बाद में आने वाले हैं, अभी हम केवल थ्योरी ही पढ़ रहे हैं सबकी, ठीक है। वो आपका रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। सॉरी मैंने पहले बोल दिया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू आप पढ़ चुके हो, शायद मैंने ऐसा बोला था। नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू अब हम पढ़ेंगे, ठीक। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट के बाद रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है इनकम, जब आपने जो अभी प्रोड्यूस किया वो सेल किया, ठीक है, या रेंडर करी कोई सर्विस, तो उससे जो इनकम होती है वो रेवेन्यू कहलाती है, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।